नमस्कार साथियों, ज्ञान सागर अकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पॉलिटी की पिछली क्लास में फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें अनुच्छेद 20 तक की हमने पढ़ा दिया था। कहाँ तक की पढ़ा दिया था? अनुच्छेद 20 तक। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित था? अपराधों के संबंध में, अपराधों के संबंध में दो सिद्धि से संरक्षण, अपराधों के संबंध में दो सिद्धि से संरक्षण। इसके हम लोगों ने 3 क्लॉज सब क्लॉज पढ़े थे। 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 एंड 20 क्लॉज 3। इसमें क्या था? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसमें क्या था? दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही कार्य के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। और कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब है कि यदि जब आपने कार्य किया उस समय ऐसी कोई विधि लागू नहीं थी जिसके आधार पर आपको दंडित किया जा सकता है, तो बाद में विधि बनाकर फिर आपको दंडित नहीं किया जा सकता है। और इसके 20 के सब क्लॉज 3 में दे रखा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? अपने ही खिलाफ किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आत्म अभिशंसन से संरक्षण मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोगों को अगला अनुच्छेद पढ़ना था, अनुच्छेद 21। अगला कौन सा अनुच्छेद पढ़ना था? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। यानी कि संसद विधि बनाकर ही किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से मुक्त कर सकती है। अच्छा, इसके अंतर्गत और क्या क्या आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत विदेश घूमने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार। अगला है निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार, खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार। इसी के अंतर्गत क्या आता है? चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अब हम लोग अगला अनुच्छेद
पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का, इसको 86वें संविधान संशोधन, सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी कि गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वो कितने वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगी। ये बात कहाँ दे रखा है? अनुच्छेद 21 के कानून, जिसको कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। जिसको कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए हम लोग अगला अनुच्छेद समझ लेते हैं, अनुच्छेद 22। कौन सा अनुच्छेद समझ लेते हैं? अनुच्छेद 22 को। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी व विरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी को इंग्लिश में अरेस्ट कहते हैं और निरोध को इंग्लिश में कहते हैं डिटेंशन। किसी को डिटेन कर लेना यानी कि कब्जा कर लेना या किसी को बंधक बना लेना, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिटेंशन, और गिरफ्तारी को इंग्लिश में कहते हैं अरेस्ट। क्या कहते हैं? अरेस्ट कहते हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत 2 प्रकार की गिरफ्तारियों की बात की गई है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कितने प्रकार की गिरफ्तारियों की बात की गई है? गिरफ्तारियों 2 प्रकार की गिरफ्तारियों की बात की गई है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो दांडिक विधि के अधीन, और दूसरा होता है निवारक निरोध विधि के अधीन, यानी कि प्रिवेंटिव लॉ के अधीन, प्रिवेंटिव विधि के अधीन, निवारक निरोध विधि के अधीन। अच्छा, दांडिक विधि के अधीन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, यदि आपने कोई अपराध किया है तो उसके अंतर्गत आपको दंड देने के लिए गिरफ्तारी किया जा सकता है। और निवारक निरोध क्या होता है? किसी भी अपराध को करने से पहले शंका के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी कि अपराध करने से रोकने के लिए। इसके लिए अपराध करने से रोकने के लिए जब किसी व्यक्ति को केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी को कहा जाता है निवारक निरोध, यानी कि आपको अपराध करने से निवारित करने के लिए, रोकने के लिए आपको गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, निवारक निरोध विधि के अधीन किसी व्यक्ति को, ये नोट करके भैया पढ़ लीजिएगा, निवारक निरोध विधि के अधीन, निवारक निरोध विधि के अधीन किसी व्यक्ति को 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है, कितने महीने तक? यदि इससे ज्यादा रखना है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्षता में क्या बनानी पड़ेगी? कमेटी बनानी पड़ेगी। यदि इससे ज्यादा रखना है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनानी पड़ेगी, और उस कमेटी अध्यक्षता में बनी
कमेटी की सिफारिश पर, और वो कमेटी जो सिफारिश करेगी कमेटी की सिफारिश पर, यानी कि निवारक निरोध विधि के अधीन किसी व्यक्ति को कितने महीने तक गिरफ्तार रखा जा सकता है? अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। लेकिन अगर 3 माह से अधिक गिरफ्तार रखना है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। अच्छा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार है, ये भी यहाँ पर समझ लेना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, चाहे उसको दांडिक विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो या फिर निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो, तो गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। तो एक चीज तो आप लोग जानते ही हैं कि आपका पहला अधिकार है कारण जानने का अधिकार, कारण जानने का अधिकार, कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, कारण जानने का अधिकार। दूसरा, अपनी इच्छानुसार विधिक सलाहकार, तो इच्छानुसार विधिक सलाहकार रखने का अधिकार, विधिक सलाहकार रखने का अधिकार। और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अपने सगे संबंधियों को सूचित करने का अधिकार। तो सगे संबंधियों को मतलब सगे संबंधियों को सूचित करने का अधिकार, मतलब अपने घर वालों को आप सूचित कर सकते हैं, सूचित करने का अधिकार। तो जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, उनको हम लोगों ने समझा कि उसको कारण जानने का अधिकार है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, अपनी इच्छा के अनुसार वकील रखने का अधिकार, अब वो वकील रख सकता है, विधिक सलाहकार रख सकता है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है और अपने सगे संबंधियों को सूचित करने का भी अधिकार उसे प्राप्त है। तो हम लोगों ने ये जान लिए स्वतंत्रता के अधिकार। अब हम लोग समझेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या समझेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार, बेगार व बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्त्री या पुरुष हो, कोई भी बच्चा हो, उनकी वस्तुओं के समान खरीद या बिक्री नहीं की जा सकती है। अच्छा, बेगार का अर्थ क्या होता है? यानी कि किसी को भी बिना पगार के, बिना तनख्वाह, बिना वेतन के किसी व्यक्ति से काम कराया नहीं जा सकता है। और बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती, किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम भी नहीं कराया जा सकता है। तो यह किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। यानी कि बच्चों व स्त्रियों की जो वस्तुओं के समान खरीद और बिक्री होती है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को बिना वेतन के काम नहीं कराया जा सकता है और किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम भी नहीं कराया जा सकता है। तो हम लोग अगला अनुच्छेद समझ लेते हैं, अनुच्छेद 24।
अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कम आयु के बच्चे को कारखानों खानों या जोखिम भरे स्थानों पर नियोजित नहीं किया जा सकता है। नियोजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है उसको किसी भी कारखाने में, किसी भी खान में या कोई भी ऐसा जोखिम भरा स्थान है वहां पर उस बच्चे को नियोजित नहीं किया जा सकता है जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है। जिसकी उम्र कितनी कम है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खानों, कारखानों आदमी, यानी कि जैसे चूड़ी उद्योग, कांच उद्योग हो गया, बारूद का ये जो पटाखे बनते हैं, ऐसी फैक्ट्रियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कई अधिनियम बन रखे हैं, जैसे बालक नियोजन अधिनियम 1938 का, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 का, खान अधिनियम 1952 के। ये कुछ अधिनियम दे रखे हैं जिनको भी याद करना जरूरी है। तो कौन कौन से अधिनियम है इम्पोर्टेंट, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। एक तो खान अधिनियम 1952, दूसरा है कारखाना अधिनियम 1948, बालक नियोजन अधिनियम 1938। आज बहुत सारे एक्ट बन रखे हैं, जैसे मोटर परिवहन कर्मकार एक्ट 1961 का, शिशु अधिनियम 1966 का, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 का। ये सारे हमें दे रखे हैं। चलिए हम लोग सेकंड पेज ले लेते हैं। उसमें हम लोग समझते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। इसकी चर्चा करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। इसकी बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। तो प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की धर्म के आबाद रूप से मानने की, आचरण करने की व प्रचार प्रसार करने की क्षमता। स्वतंत्रता। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति है तो भारत के प्रत्येक नागरिक को, या कोई भी व्यक्ति हो, भारत के नागरिक हो, कोई व्यक्ति हो, उसको अपने अंतःकरण यानी कि उसका जो भी अंतरात्मा कहे उस धर्म को मान सकता है, आबाद रूप से मान सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं बन सकता है। आबाद रूप से मानने की, आचरण करने की, अपने धर्म के अनुसार वो आचरण कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। यह अधिकार किसको प्राप्त है? प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 26 की। किसकी बात कर लेते हैं? अनुच्छेद 26 की बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 26 में हमें क्या दे रखा है। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक कार्यों की
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन नोट करके यहाँ पर एक पॉइंट लिखना कि यह अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं, अपितु धार्मिक समुदायों को दिया गया है। धार्मिक समुदायों को दिया गया है। तो अनुच्छेद 25 जो व्यक्ति को दिया गया है, व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, वही अनुच्छेद 26 वो धार्मिक संप्रदायों को, इसको धार्मिक संप्रदायों को इस बात की स्वतंत्रता देता है कि वह अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। वो जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से अपने धार्मिक कार्यों को प्रबंधित कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं धार्मिक समुदाय के लोग। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 तो किसी भी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने से मुक्ति, इसको हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर मतलब कर देने से स्वतंत्रता। आप चाहे तो किसी को चंदा दें और चाहे तो चंदा ना दें। जैसे बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय के लोग कार्य करते हैं तो वो चंदा इकट्ठा करते हैं। आप चाहे तो चंदा दें, आप चाहे तो चंदा ना दें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 28 की। कैसी बात कर लेते हैं? अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इसमें शिक्षण संस्थानों के बारे में दे रखा है। इसके बारे में दे रखा है शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता। शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता। शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के 3 क्लॉज हैं। तो 28 का पार्ट 1 यानी कि सब क्लॉज 1, 28 का क्लॉज 2 और 28 का क्लॉज 3। अच्छा, इसमें क्या दे रखा है कि राज्य निधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता है। राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थानों में किसी व्यक्ति को प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता है। और है जो राज्य निधि से पोषित विश्वविद्यालय होंगे या शिक्षण संस्थान होंगे उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी सकती है। तो राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। ठीक है, हम लोग ये लेते हैं 28 का क्लॉज 2। ये ऊपर वाले अनुच्छेद का 28 के 1 का जो 28 का सब क्लॉज 1 है, इसका अपवाद है। कैसे अपवाद है? यानी कि ऐसा कोई शिक्षण संस्थान है जो किसी ऐसे धर्म या न्यास के तहत स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य ही था धार्मिक शिक्षा देना, तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना ऐसे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना धार्मिक शिक्षा देने के उद्देश्य से हुई है, धार्मिक
शिक्षा देने के उद्देश्य से हुई है, धार्मिक शिक्षा देने के उद्देश्य से हुई है, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। वहाँ क्या हो सकता है? वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। हम लोग बात कर लेते हैं 28 के सब क्लॉज या 28 के क्लॉज 3 की बात कर लेते हैं। सब क्लॉज जो 3 है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है? 28 के जो 3 है इसमें दिया गया है यदि किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देनी है, मान लीजिए कोई ऐसा विद्यालय है जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त है या मान्यता प्राप्त है और किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देनी है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देने के लिए क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि वह वयस्क है तो उस व्यक्ति से स्वयं लेनी पड़ेगी। यदि वह वयस्क नहीं है तो उसके अभिभावक से इस बात की स्वीकृति लेनी पड़ेगी कि उस बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी जाए या ना दी जाए। तो किसी भी व्यक्ति को इस तरह हम लोग कह लें कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी विद्यालय में, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य की सहायता प्राप्त किसी विद्यालय में या किसी शिक्षण संस्थान में किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्वीकृति आवश्यक है। वयस्क है तो वह व्यक्ति स्वयं देगा, यदि वह वयस्क नहीं है तो उसके अभिभावक इस बात की स्वीकृति दे सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने बात कर ली अनुच्छेद 28 की। हम लोग आगे बात करते हैं संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों को जो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 28 और 29 की, 29 और 30 की बात कर लेते हैं। तो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? 29 और 30 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। अनुच्छेद 29 की, तो अनुच्छेद 29 में क्या लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है या संरक्षित करने का अधिकार है। बनाए रखने का अधिकार है। हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30, तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे वो भाषा के आधार पर हो या फिर धर्म के आधार पर हो,
कोई भी अल्पसंख्यक चाहे भाषा या धर्म के आधार पर अपनी संस्था को स्थापित कर सकता है, तथा उसका प्रबंधन व प्रशासन भी कर सकता है। तो ये बात हो गई अनुच्छेद 30 की। हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो अगले हम लोग अधिकार की बात कर लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 के तहत। अच्छा, अनुच्छेद 32 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 32 में दे रखा है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या मौलिक अधिकारों में कमी की जाती है किसी प्रकार की, चाहे राज्य के द्वारा या किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय भी अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, मौलिक अधिकारों के हनन पर अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए जा सकता है। तो अनुच्छेद 32(2) के तहत, अनुच्छेद 32(2) के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन जारी करता है? उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्यों जारी करता है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। कौन कौन से रिट जारी करता है उनके हम लोग नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट दोनों लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है, प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी जारी किया जाता है और किसी सरकारी संस्था या सरकारी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग दूसरी रिट की बात करते हैं, परमादेश। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को, किसी भी सरकार के व्यक्ति को या किसी भी निगम को यह आदेश दिया जाता है कि आप अपने पद के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आप अपने कार्य को करने से इनकार नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी अवैध रूप से, यानी कि जो कार्य आपको नहीं करना चाहिए आप वो कार्य कर रहे हैं, तो किसी अवैध कार्य को रोकने के लिए भी परमादेश आदेश रिट जारी करता है। तो उच्चतम न्यायालय यह रिट किसके खिलाफ जारी कर सकता है? यह रिट जारी कर सकता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी लोक प्राधिकारी के खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ, किसी निगम के खिलाफ या सरकार के खिलाफ न्यायालय यह रिट जारी करता है। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। यानी कि कोई अगर सरकारी व्यक्ति है, कोई सरकारी व्यक्ति है जो अपना कार्य करने, अपने पद के अनुसार कार्य करने से इनकार करे, अपने पद के अनुसार कार्य करने से इनकार करे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन न कर रहा हो, तो आप
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जाकर यह रिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरी रिट हम लोग समझते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना, मना करना। अच्छा, यह रिट उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। अच्छा, यहाँ नोट करके पॉइंट लिखना भैया, जारी किया जाता है। यह नोट करके पॉइंट लिखना, यह रिट कार्यवाही के दौरान जारी की जाती है। यह रिट किसी मामले की सुनवाई के दौरान जारी की जाती है। सुनवाई के दौरान जारी की जाती है। अब अगले रिट की हम लोग बात कर लेते हैं, उत्प्रेषण की। इसका अर्थ होता है पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना। यह रिट भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की सकती है। अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। नोट करके यहाँ पॉइंट लिखना, यह रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को समाप्त करने के लिए जारी की जाती है। तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश या किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो यह रिट अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही या निर्णय को समाप्त करने के लिए जारी की जाती है। तो अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही या निर्णय को समाप्त करने के लिए रिट जारी की जाती है। अब हम लोग अंतिम और पांचवी रिट को समझ लेते हैं, अधिकार रक्षा। अधिकार रक्षा का होता है कि इसका अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। इसका अर्थ क्या है? आपका प्राधिकार क्या है। यानी कि जब यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी लोक पद को अवैध रूप से जबरदस्ती कब्जा कर ले, तो उसके लिए जारी की जाती है। लिखो, यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने कोई
जिसने कोई लोकपद अवैध रूप से कब्जा कर लिया, अवैध रूप से धारण कर रखा। यानी कि मान लो तुम डीएम नहीं हो, डीएम की कुर्सी जबरदस्ती बैठे जा रहे हो, मान लो तुम एमएलए या एमएलसी नहीं हो, एमपी नहीं हो, फिर भी जबरदस्ती अपने आप को सांसद और विधायक बनाए ले रहे हो, लेखपाल पटवारी बने जा रहे हो, गांव के प्रधान बने जा रहे हो, तो सरकार आपके खिलाफ कौन सी, या उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय आपके लिए खिलाफ अधिकार पेक्षाकृत जारी करेगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटी फंडामेंटल राइट का इम्पोर्टेंट मैटर था जो आपको याद करना सभी एग्जामों के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।